हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज का ये हमारा नया वीडियो पोएट्री सेक्शन चैप्टर नंबर 4 से है, जिसका नाम है ऑड टू ऑटम। आज हम लोग इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव के होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर का जो नेम है ऑड टू ऑटम, इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं कि ऑड पोएट्री का एक प्रकार है जिसका मतलब होता है प्रशंसा गीत। यानी कि जिस पोएट्री में किसी भी चीज़ की प्रशंसा की जाती है या किसी के गौरव का बखान किया जाता है, गौरव गान किया जाता है, उसकी तारीफ की जाती है, उस प्रकार के पोएट्री को ऑड कहा जाता है। और ऑटम का मतलब होता है पतझड़ यानी कि शरद ऋतु। तो अब आप इसके मतलब से समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में पतझड़ ऋतु की प्रशंसा की गई है, यानी कि शरद ऋतु की प्रशंसा की गई है। और यहाँ पे मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ कि इस पोएम को लिखने वाले जो पोएट है उनका नाम है जॉन कीट्स। तो दोस्तों, आइए अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके हम लोग क्वेश्चन और आंसर देखते हैं और उनको समझते हैं और उनको याद करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि दोस्तों, क्वेश्चन समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम लोग क्वेश्चन समझ जाएंगे तो उसको हम लोग बहुत आसानी से याद कर लेंगे। रटने से क्या होता है कि अगर हम आज क्वेश्चन रट लेंगे, हो सकता है कल को परसों को भूल जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग क्वेश्चन समझ जाएंगे तो एग्जाम में जो भी आएगा तो हम इसका आंसर बहुत ही अच्छी तरह से दे पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला स्टार्ट करते हैं और हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कीट्स वाज ए डैश डैश पोएट। यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो इस पोएम के पोएट हैं जिनका नाम कीट्स है, जॉन कीट्स है, वो किस प्रकार के पोएट थे, किस प्रकार के कवि थे। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न एंड अगस्टन। तो हम लोग जब चैप्टर शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग में ही चैप्टर में पोएट के बारे में बहुत सारी चीज़ें दी हुई रहती हैं। तो वहाँ पे हमें बताया गया है कि जो जॉन कीट्स जो पोएट थे वो एक रोमांटिक पोएट थे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हम लोग ऑप्शन नंबर ए पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉन्स्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस इज टेकन फ्रॉम। यानी कि ये वाला जो लाइन है कॉन्स्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, ये किस चैप्टर से लिया गया है, किस पोएम से लिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इस लाइन का मतलब आपको बता देता हूँ। कॉन्स्पायरिंग विथ हिम का मतलब हुआ है कि उसके साथ योजना बनाना, उससे बातें करना। और हाउ टू लोड एंड ब्लेस का मतलब होगा कि उसको किस तरह से भरपूर, पूरी तरह से आशीर्वाद के रूप में भर देना है। तो ये वाला लाइन किस चैप्टर से लिया गया, किस पोएम से लिया गया, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है ऑड टू ऑटम, स्नेक, फायर हैम एंड एपिटाइफ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑड टू ऑटम। हम लोग जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं उससे ये लाइन लिया गया है। अगला क्वेश्चन है डैश 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 डाइड ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस एट द एज ऑफ 26। यानी कि कौन थे जो कि ट्यूबरक्यूलोसिस से 26 साल की उम्र में जिनकी मृत्यु हो गई। ट्यूबरक्यूलोसिस के बारे में आप लोगों में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन इसका एक शॉर्ट में नेम है। अगर मैं वो आपको बताऊंगा तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इसको हम लोग टीबी भी कहते हैं। टीबी एक प्रकार की बीमारी है जिसको हिंदी में क्षय रोग कहा जाता है। इस बीमारी से कौन सा पोएट की मृत्यु हुई थी, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है जॉन कीट्स, जॉन डॉन, केकी, एन दारूवाला एंड टी.एस. एलियट। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो हमारे इस पोएम के पोएट हैं जिनका नाम है जॉन कीट्स, उनकी जीवनी के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि 26 साल की उम्र में टीबी से इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि बहुत ही कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि जॉन कीट्स की मृत्यु कितने साल की उम्र में हुई थी। इसका जवाब हो जाएगा 26 यानी कि 26। तो बहरहाल हमसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किन की मृत्यु ट्यूबरक्यूलोसिस से 26 साल की उम्र में हुई थी। इस क्वेश्चन का यही मतलब हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन कीट्स। हम लोग इस पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि जॉन कीट्स हैज रिटन दी पोएम। यानी कि जॉन कीट्स ने कौन सा पोएम को लिखा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑड टू ऑटम। आपको अब तो ये बहुत ही अच्छी तरह से याद भी हो गया होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे वाइस वर्सा वाला क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। जॉन कीट्स ने कौन सा पोएम लिखा है, तो ऑड टू ऑटम। और ऑड टू ऑटम का राइटर कौन है, पोएट कौन है, तो जॉन कीट्स। यहाँ पे ये दो क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है ऑटम इज अ सीजन ऑफ मेलो डैश। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि ऑटम, ऑटम का मतलब पतझड़ या फिर शरद ऋतु, मैंने आपको बताया। तो ये सीजन है, ये मौसम है मेलो और किसका। तो मेलो का मतलब मैं यहाँ आपको बता दूं कि मेलो का मतलब होता है एक बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल मीठा सा एक फल, यानी कि मृदु जिसको हम लोग कह सकते हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। और मेलो उसके बाद क्या। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है नो विंड, फ्रूटलेसनेस, फ्रूटफुलनेस। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रूटफुलनेस। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जिस ऋतु के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ये ऋतु बहुत ही सुहावना होता है। इस ऋतु में बहुत ही तरह के रसीले और मज़ेदार तरह के फल हमें खाने को मिलते हैं। तो यहाँ पे उसी की बात की जा रही है। मेलो का मतलब होता है बहुत ही सॉफ्ट और मीठा सा फल, यानी कि हम लोग मृदु जिसको कह सकते हैं। और उसके बाद क्या,
इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है। तो फ्रूटफुलनेस का मतलब होता है प्रचुरता, यानी कि प्रचुर मात्रा में कोई भी चीज़ मिलती है। लो फ्रूटफुलनेस का मतलब यही हुआ कि बहुत ही प्रचुर मात्रा में मिलने वाला मीठा और सॉफ्ट प्रकार का रसीला फल हम लोग जिसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रूटफुलनेस का मतलब हो गया प्रचुरता, तो फुल यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, और यहाँ पे लेस है। तो लेस का मतलब कम होता है, फुल का मतलब भरा हुआ होता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो आप लोगों को हमेशा फ्रूटफुलनेस पे टिक करना है, फुल यहाँ पे जहाँ पर है उस पर टिक करना है। इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना कि फ्रूटलेसनेस दोनों मिलता जुलता है, लेकिन हम लोग को बीच के वर्ड्स को ध्यान देना है। लेस और फुल का हमको फर्क समझना है। तो सही जवाब हो जाएगा फ्रूटफुलनेस। तो उम्मीद है दोस्तों अब आप लोग इसमें गलती नहीं करेंगे। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ द डैश डैश सीजन्स। इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो ऑटम, जो शरद ऋतु यानी पतझड़ ऋतु का शुरुआत कब होता है, यानी कि इसकी शुरुआत कौन से सीजन को खत्म होने के बाद होती है। डिपार्चर ऑफ द डैश 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 सीजन, यानी कि डिपार्चर मतलब प्रस्थान, यानी कौन से ऋतु के प्रस्थान के बाद ऑटम स्टार्ट होता है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है विंटर, स्प्रिंग, रेनी एंड समर। तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, समर। समर का मतलब होता है गर्मी। गर्मी खत्म होने के बाद यहाँ पे ऑटम की शुरुआत होती है। आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि गर्मी खत्म होने के बाद तो बरसात आती है, बरसात के बाद ही शरद ऋतु आता है। लेकिन आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूं कि बरसात में भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है, इसलिए इसको भी गर्मी का मौसम कंसीडर किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समर, यानी कि गर्मी खत्म होने के बाद ऑटम यानी कि पतझड़ यानी शरद ऋतु की शुरुआत होती है। इसका सही जवाब ये होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश 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 वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी कि इनमें से कौन थे जो कि प्रकृति के बहुत ही बड़े प्रेमी थे, यानी कि लवर ऑफ नेचर यानी प्रकृति प्रेमी थे। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है जॉन कीट्स, जॉन डॉन, W.H. ऑडेन, वॉल्ट विटमैन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन कीट्स। जॉन कीट्स जो हमारे इस पोएम के पोएट है वो एक बहुत ही बड़े प्रकृति यानी कि नेचर लवर थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन कीट्स। हम लोग इस पर टिक करते हैं और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है इन डैश 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 न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज, यानी कि कौन से मौसम में पेड़ों पे नए नए पत्ते और नए नए फल आते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है स्प्रिंग, ऑटम, समर एंड विंटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटम। आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऑटम यानी कि जिस ऋतु के बारे में इस पोएम में बात की जा रही है उस ऋतु में नए नए पत्ते आते हैं और नए नए फ्रूट्स यानी कि फल आते हैं पेड़ों पे। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्वीटर इन द स्काईज इज टेकन फ्रॉम, यानी कि ये जो लाइन है वो किस चैप्टर से, किस पोइम से लिया गया है। तो मैं आपको इस लाइन का मतलब यहाँ पे बता देता हूँ कि एंड गैदरिंग स्वेलोज, यानी कि स्वेलोज का मतलब होता है एक प्रकार के पक्षी, अबाबिल पक्षी जिसको बोला जाता है, वो आसमान में एक जगह से जमा हो जाता है। गैदरिंग मतलब जमा होना होता है, और ट्विटर इन द स्काई, ट्विटर का मतलब होता है चहचहाना, चहकना। तो जो अबाबिल पक्षी होते हैं वो आसमान में जमा होकर के चहकने लगते हैं। ये वाला लाइन किस चैप्टर से लिया गया है। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऑड टू ऑटम चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए हों कि इसका सही जवाब तो ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन जब बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। तो आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है स्वेलोज ट्विटर, ये कोड वर्ड आपको याद करना है। ट्विटर एक सोशल साइट भी है, आप लोग जानते ही होंगे, जिसका नाम अब चेंज होकर के एक्स हो गया है। तो यहाँ पे ये वाला कोड है ट्विटर। अगर क्वेश्चन में आप ट्विटर अगर पढ़ते हैं स्वेलो ट्विटर, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑड टू ऑटम। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। खैर बहरहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑड टू ऑटम। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लामिया एंड हाइपीरियन आर रिटन बाय डैश डैश डैश। लामिया एंड हाइपीरियन ये एक पोएम का नाम है, ये किनके द्वारा लिखा गया ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन कीट्स। जब आप चैप्टर शुरू करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में ही कुछ लाइन्स के बाद आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा कि जॉन कीट्स ने और कौन कौन से पोएम लिखा था। तो उसमें आप लोग देखेंगे कि वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है लामिया एंड हाइपीरियन। तो ये दोनों पोएम भी किनके द्वारा लिखा गया है, जॉन कीट्स। सही जवाब हो जाएगा। इस पर हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग इज अ लाइन फ्रॉम, यानी कि जो लाइन है वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, यानी कि शरद ऋतु का गीत कहाँ है, इस लाइन का यही मतलब हुआ। ये वाला लाइन किस चैप्टर से यानी कि किस पोएम से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है फायर हैम, मैकैविटी, द मिस्ट्री कैट एंड एपिटैफ एंड ऑड टू ऑटम। तो यहाँ पे भी देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑड टू ऑटम। लेकिन आपको यहाँ पे ये समझना होगा, कुछ ऐसा कीवर्ड ढूंढना होगा जो कि आप याद कर सको और आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो कि किस चैप्टर से ये वाला लाइन लिया गया है। तो यहाँ पे आपको बता दूं सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि स्प्रिंग का मतलब ही वसंत ऋतु होता है, जो कि शरद ऋतु यानी कि पतझड़ की ऋतु से मिलता जुलता होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे कीवर्ड याद करना है सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग। अगर ये वाला आता है सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग
तो आप लोग समझ जाइएगा कि ऑटू ऑटम का बात हो रहा है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग गलती नहीं करेंगे, सही जवाब हो जाएगा ऑटू ऑटम। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग धीरे से चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑटू ऑटम इज अ डैश, यानी कि ऑटू ऑटम एक क्या है। तो इसके ऑप्शंस हैं एन एपिक, एन एलिजी, एन ऑड, ए बैलेड। तो दोस्तों ऑप्शंस देख करके आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, आप लोगों में से बहुत सारे लोग डर भी गए होंगे कि ये क्या है, ऑप्शन क्या क्या पूछ रहा है। तो मैं ऑप्शंस को आपके लिए क्लियर कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए जो है एपिक, एपिक का मतलब होता है महाकाव्य, ये भी एक तरह के कविता का प्रकार है। एलिजी का मतलब होता है शोक गीत, ये भी एक कविता का प्रकार है। और ऑड का मतलब होता है प्रशंसा गीत, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है। और बैलेट का मतलब होता है गाथा गीत, जिसको हम लोग कथा गीत भी कहते हैं, जिसको सोनेट भी कहा जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब आप लोग तो इस क्वेश्चन का आंसर समझ ही गए होंगे, ऑड टू ऑटम क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन ऑड। ऑड का मतलब प्रशंसा गीत होता है। आप लोगों को ये शीर्षक में भी दिख गया होगा, हेडिंग में दिख गया होगा, जो चैप्टर का नेम है, जो पोएम का नेम है ऑड टू ऑटम, उसी से समझ गए होंगे कि ये एक ऑड है। तो सही जवाब हो जाएगा एन ऑड। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है हु सिट्स केयरलेसली ऑन द ग्रेनरी फ्लोर इन ऑड टू ऑटम। यानी कि ये जो पोएम है ऑड टू ऑटम, इसमें बताया गया है कि ग्रेनरी फ्लोर यानी कि अनाज के गोदाम वाले फ्लोर पे कौन केयरलेसली यानी कि लापरवाही के साथ बैठा हुआ था। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है ओल्ड मैन, चिल्ड्रेन, यंग मैन एंड वुमेन। तो इसका सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वुमेन। हमने चैप्टर में पढ़ा है कि एक वुमेन जो थी, एक औरत थी, वो अनाज के गोदाम वाले फ्लोर पे यानी सतह पे बहुत ही केयरलेसली, बहुत ही लापरवाही के साथ बैठी हुई थी। तो सही जवाब हो जाएगा वुमेन। हम लोग इस पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, ऑटम इज अ सीजन ऑफ डैश, यानी कि शरद ऋतु जो होता है वो सीजन क्या है, कौन सा सीजन है। तो ऑप्शन है इसके लिए फ्रूटफुलनेस, नो फायर, नो रेन, नो लीव्स। तो हमने शुरू में पढ़ा था, एक क्वेश्चन में आया था मेलो फ्रूटफुलनेस, तो यहाँ पे इसका जवाब भी वही हो जाएगा, फ्रूटफुलनेस। फ्रूटफुलनेस का मतलब हो जाएगा सॉफ्ट और रसीले, मज़ेदार, बिल्कुल रसदार फलों का सीजन। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फ्रूटफुलनेस। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑटम इज कॉन्स्पायरिंग विद द डैश 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 टू ब्लेस द वाइन। तो इस क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि ऑटम इज कॉन्स्पायरिंग, यानी कि ऑटम फुसफुसा के बात कर रहा है, शरद ऋतु बात कर रहा है, योजना बना रहा है, विद द यानी कि किसके साथ, टू ब्लेस द वाइन। ब्लेस द वाइन का मतलब होता है जो पेड़ों के जो लत्ते होते हैं, लत्तर जिसको हम लोग बोलते हैं, उनको ब्लेस करने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए ऑटम जैसे किससे कंस्पायरिंग कर रहा है, बातचीत कर रहा है, फुसफुसा कर बातचीत कर रहा है, योजना बना रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है मून, सन, स्टार्स एंड रेन। तो हमने पढ़ा है कि ऑटम जो शरद ऋतु है वो सूरज के साथ, सूर्य के साथ बातचीत करता है और वो ब्लेस करता है वाइन को। वाइन का मतलब लता होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है। तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन। हम लोग सन पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये वाला एग्जाम में आए भी, जॉन किट्स वाज बोर्न इन, यानी कि जॉन किट्स कब पैदा हुए थे, उनका जन्म कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है 1785, 1775, 1795 और 1765। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1795। आप लोग ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपको इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है, आपको ये याद करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1795। हम लोग इस पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जॉन किट्स डाइड इन डैश, यानी कि जॉन किट्स की मृत्यु कब हुई थी, वो कब इस दुनिया से चले गए थे। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन हैं 1820, 1821, 1822, 1823। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1821। 1821 में 26 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि एक तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि जॉन किट्स कितने साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 साल, यानी 26 ईयर। बहुत ही कम उम्र में वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुए थे, लेकिन टीबी से उनकी मृत्यु हो गई। याद रखिएगा आप लोग, टीबी यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस जिसको बोला जाता है, क्षय रोग हम लोग बोलते हैं हिंदी में उसको। तो टीबी से उनकी मृत्यु 26 साल की उम्र में हो गई थी। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज हिज फर्स्ट पोएम पब्लिश्ड, यानी कि उनका पहला पोएम, जो पहली कविता उनकी थी, कब पब्लिश हुई थी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है 1812, 1814, 1816, 1820। इसका सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1814, 1814। 1814 में उनकी पहली कविता पब्लिश हुई थी। तो दोस्तों इस चैप्टर से ये थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको आपको ध्यान देना है। आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने के लिए वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, पूरी सहायता करेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा जरूर, आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग वो वीडियो देख सके और उनका एग्जाम अच्छा जाए। हम यही चाहते हैं, हमारी यही इच्छा है कि सभी के एग्जाम बेटर जाए और अच्छे नंबर आए। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्राइब करने से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है
आपके लिए काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।